हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड, और इसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर से हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम कम से कम 10 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इसी तरह से हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी आप उन सबको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हम सोल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें यह पूछा जा रहा है कि अ प्रेडिक्शन मेड बाय ए साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, यानी कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक प्रेडिक्शन की है और वो जो प्रेडिक्शन है वो बेस्ड है उसके ऑब्जर्वेशन पर, यानी सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। उसने किसी चीज को ऑब्जर्व किया और उसने एक प्रेडिक्शन बना दी, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो उसको देखने के लिए आपको पहले थोड़ा साइंटिफिक प्रोसेस को समझना होगा। साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है? ये आपके सामने एक हायरार्की है, इस हायरार्की की फॉर्म में पूरा साइंटिफिक प्रोसेस आपके सामने है। यानी कि जब भी कोई साइंटिस्ट किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है तो वो उससे रिलेटेड एक अपनी हाइपोथेसिस देता है जो प्रेडिक्शन पे बेस्ड है। यानी वो उस चीज के, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई इवेंट या कोई नेचुरल फिनोमेना देखी, जैसे कि उसने बारिश कोई देखा है, तो उसने उसका एक रीजन बताया, एक हाइपोथेसिस दी कि मुझे ऐसा लगता है बारिश कराने के पीछे वाटर का इवोपोरेशन जिम्मेदार है। तो ये उसकी हाइपोथेसिस है, उसने सिर्फ इसको प्रेडिक्ट किया है। अब उसने जो प्रेडिक्शन दिया, अगर उस बात को सच्चा साबित करना चाहता है तो उससे रिलेटेड थ्योरी बनाएगा, यानी पूरी की पूरी थ्योरी बताएगा कि क्यों आपको ऐसा लगता है। तो वो उस पूरी थ्योरी में पूरी की पूरी अपनी कहानी बताएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो वेपर की फॉर्म में आ जाता है। वेपर की फॉर्म में आ जाने के बाद में वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन हो जाने के बाद में जब बहुत सारे इसी तरह के पार्टिकल्स एक जगह यूनाइट होते हैं तो क्लाउड की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जब बहुत सारे क्लाउड्स आपस में कोलाइड करते हैं तो रेन होती है। तो ये उसने थ्योरी दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे वो पहुंच गया, हाइपोथेसिस के बाद में थ्योरी पर पहुंच गया है। अब थ्योरी के बाद में अगर उसकी बात सही साबित हो जाएगी, हर जगह उसको जज किया जाएगा, हर कंडीशन में उसको देखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर भी देखा जाएगा कि क्या ये बात सच होती है। अगर वो बात सच साबित हो जाती है तो हम उसको बोल देंगे लॉ, यानी कि ये एक नियम है, ये कानून है, इसी तरह से ऐसा होता है और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है बारिश कराने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है उसने स्टार्टिंग का ही स्टेप हमसे पूछा है। उसने पूछा है कि जब एक साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन की है अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, तब आप उसको क्या कहेंगे? तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो उसने पहली सबसे प्रेडिक्शन दी थी उसको हमने कहा था हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है डी है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज नोन एज, यानी कि हम एक स्टडी कर रहे हैं किस चीज की? ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ की। यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन है, बहुत सारे ह्यूमंस हैं ये, इनकी पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, ये ट्रेंड हमें देखना है, और इनका जो फ्यूचर डेवलपमेंट है हमें वो देखना है। अब हम इस किस ब्रांच के अंदर इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। कुल मिलाकर के अब ये पूछना जा रहा है कि आप ह्यूमंस की पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन सी साइंस की ब्रांच है जिसमें आप उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो सोशल साइंसेज यानी सोशल बिहेवियर से रिलेटेड होती है, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर किसी भी ह्यूमन का, किसी भी इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, सोसाइटी में वो कैसा रहता है, ये स्टडी हम वहां पर करते हैं। तो एक सोशल बिहेवियर को हम सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो सोशल बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ज्योग्राफी आप जानते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ या फिर लैंड के पूरी की पूरी स्ट्रक्चर और उसके बारे में स्टडी करते हैं। हिंदी में इसको भूगोल बोलते हैं, यानी कि हम पूरी अपनी अर्थ की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जो पॉपुलेशन रह रही है, यानी जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ओवर द टाइम उसमें क्या चेंज आया है, किस तरह से वो चेंज हो रहे हैं और वो क्या घट रहे हैं, क्या उनकी अंदर चीजें बढ़ रही है, उनकी एज, उनका फ्यूचर डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। आपने सुना होगा डेमोग्राफिक डिवाइड या डेमोग्राफिक चेंज, एक वर्ड आपने सुना होगा।
नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए एक जगह एक पॉपुलेशन रहती है किसी भी कंट्री में, और उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा संख्या युवाओं की है, तो वो जो देश माना जाएगा वो युवाओं का देश माना जाएगा। लेकिन फ्यूचर में 50 साल बाद वहाँ पर जो युवा है उनकी संख्या कम होती जाती है और जो एल्डर पीपल है उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक चेंज आ गया उसकी पॉपुलेशन में, इस चेंज को हम डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो साइंस की ब्रांच है उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है डेमोग्राफी बिल्कुल सही आंसर है। अब बच गया एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आप जानते होंगे कि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन बायोलॉजी की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की। लेक्चर नंबर 1 से आपको याद होगा हमने एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पढ़ा था। वहां पर हमने सारी चीजों को देखा था कि अपने सेंटर में रखकर ही ह्यूमन सब चीजों को सोचता है, समझता है। तो वहीं से ये टर्म एंथ्रोपोलॉजी लिया गया है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमंस, देयर बिहेवियर, देयर डेवलपमेंट, देयर सिविलाइजेशन, देयर बायोलॉजी etc। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डेमोग्राफी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी आप जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। ब्रूनफेल्स थे, ये बोटेनिकल एक साइंटिस्ट थे, लेकिन ये फादर ऑफ बॉटनी नहीं थे। एरिस्टोटल आप जानते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी। और लिनियस को भी आप जानते हैं, लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस, ये आप पहले वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, यानी एनिमल्स का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। जिस ब्रांच में हम एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इथोलॉजी। सेकंड जो ऑप्शन है पैरासाइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप जानते होंगे, किसी भी इंडिविजुअल की जो मेंटल कंडीशन है उसको हम साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, मेंटल कंडीशन। साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल कंडीशन को स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान। अब इसके अंदर अगर पैरा लगा हुआ है यानी इसको पैरासाइकोलॉजी बोला जा रहा है, तो पैरासाइकोलॉजी के अंदर सुपरनेचुरल चीजों को स्टडी किया जाता है, यानी कि कोई सुपरनेचुरल इवेंट हो रही है, कहीं भी कुछ भी इस तरह की चीज आपके सामने आ रहे हैं, कहीं पर भूत बंगला है, कहीं पर भूत आ रहे हैं, किसी इंसान के सिर भूत आ रहे हैं, तो उस तरह की जितनी भी स्टडीज है उनको हम पैरासाइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद में आती है यूफेनिक्स एंड इटियोलॉजी। अब यूफेनिक्स आपको समझना चाहिए, जो फेनिक यहां पर दिया हुआ है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर से लिया हुआ है, यानी फिनोटाइप से। जो फेनिक्स टर्म्स है ये फिनोटाइप से लिया गया है। इसके अंदर ये एक प्रैक्टिस है, इसके अंदर ये कोशिश की जाती है कोई भी इंडिविजुअल की जो अगर उसके जेनेटिकली कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है तो उसके जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स है उनको ठीक किया जा सके। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसके अंदर जेनेटिकल कोई बीमारी है तो उसके अंदर जेनेटिकल बीमारी होने की वजह से उसकी बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करें, उस ब्रांच को, उस साइंस की उस ब्रांच को जिसके अंदर हम ये ऐसा एफर्ट करते हैं कि उसके जो फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाए, उसको हम यूफेनिक्स कहते हैं। इसी तरह का एक टर्म बहुत जगह यूज होगा, आगे भी आप यूज करेंगे, उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो टर्म दिया था ये कुछ काफी टाइम पुराने जो बायोलॉजिस्ट थे या इंग्लिश पीपल थे उन्होंने दिया था। उन्होंने ये बोला था कि हम जो है हम सबसे सुपीरियर है, यानी अंग्रेजों का ये मानना था कि हम सबसे सुपीरियर हैं और जो बची हुई ह्यूमन की रेसेस हैं वो इतनी सुपीरियर नहीं है। अब हम उनको कैसे सुधारें, हम उनको ऐसे सुधार सकते हैं कि हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएं, यानी कि जो ह्यूमंस जिनके ट्रेड्स सुपीरियर है हम उनको ही ब्रीडिंग का अवसर दें और जो लोग हैं जो इन्फीरियर हैं हम उनको ब्रीडिंग ना करने दें। तो उस ब्रांच के अंदर उस ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर वो एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग के फेवर में थे उसको हम यूजेनिक्स कहते हैं। तो ये निहायत ही बेहुदा और फालतू की बातें यूजेनिक्स में की गई थी। तो ये भी एक ब्रांच है, इसमें ये कहा जाता है कि आप उसकी जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनको सुधार सकते हैं सिर्फ सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, यानी कि ऐसे ही लोगों की ब्रीडिंग करने का अवसर दिया जाए जो अच्छे हैं उनके अकॉर्डिंग, भले ही वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे मानते हो और उनके पास कोई क्राइटेरिया भी ना हो कि किसको आप अच्छा कहेंगे, किस बेसिस पर कहेंगे और किसको आप बुरा कहेंगे तो किस बेसिस पर कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर ठीक नहीं है। इटियोलॉजी होता है किसी भी डिजीज के बारे में स्टडी करना, यानी किसी डिजीज की ओरिजिन कैसे हुई है उसको जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम इटियोलॉजी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ डिजीज। इटियोलॉजी के अंदर हम ओरिजिन ऑफ डिजीज पढ़ते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हमने स्टडी की है वो जिस ब्रांच के अंदर हमने स्टडी किया है उसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी।
यहाँ पर मैंने ये सारी की सारी ब्रांचेज आपको इसलिए समझा दी है क्योंकि कई बार बायोलॉजी की या साइंस की अलग अलग ब्रांचेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सारी की सारी ब्रांचेज जितनी हमारे सामने आएंगी हम उनको एक एक को समझते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इथोलॉजी, यानी कि जब हमें एनिमल्स का बिहेवियर किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस ब्रांच के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं वो ब्रांच होती है इथोलॉजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय प्लांट्स, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सिर्फ प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ओनली बाय प्लांट्स आपको ध्यान से समझना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसी चीज है जो सिर्फ प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोर्ड फॉर्म होता है। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, एक प्लांट होता है, प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर किया है और ये कार्बोहाइड्रेट्स इसने कर दिए हैं स्टोर। अब प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट्स को जिस फॉर्म में स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं स्टार्च। कहां पर प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं? वो अपने फ्रूट में स्टोर करते हैं, फ्रूट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, रूट में भी स्टोर करते हैं, ट्यूबर में भी स्टोर करते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट अपना जो एक्सेसिव फूड है, यानी कि जो उन्होंने अपने लिए फूड प्रिपेयर किया है और जो उनसे फालतू का बच गया है, उस फूड को जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्लाइकोजन जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनको स्टोर किया जाता है एनिमल्स के द्वारा, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे ब्लड में से हमारी बॉडी उसको ले लेती है, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है। तो ये हो गया एनिमल्स से रिलेटेड। स्टार्च हो गया प्लांट्स से रिलेटेड, यानी कि स्टार्च को स्टोर करते हैं प्लांट्स। थर्ड ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ये दोनों के दोनों फैट्स होते हैं और इन दोनों को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही स्टोर करते हैं। यानी कि प्लांट्स में आपने ऑयल आपको प्लांट से मिलते हैं, जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं हम यूज करते हैं वो प्लांट से हमें मिलते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी फैट जमा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही स्टोर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय प्लांट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टार्च, क्योंकि इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक स्टार्च ही ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्च हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है एक्वाकल्चर डज नॉट इंक्लूड, यानी एक्वाकल्चर इनमें से किसको सम्मिलित नहीं करती है। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो एक्वाकल्चर में इंक्लूडेड नहीं है। तो एक्वाकल्चर क्या होती है हमें ये जानना जरूरी है। एक्वा मीन्स होता है वाटर, यानी ये वाटर से रिलेटेड बात की जा रही है। अब एक्वाकल्चर में क्या किया जाता है? एक्वाकल्चर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको कल्चर किया जाता है, यानी कि उनको पाला जाता है, उनको ग्रो किया जाता है और उनसे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है पाइसीज, पाइसीज यानी कि फिशेज। अब फिश जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये पानी में रहते हैं। अब इनको ग्रो हम कर सकते हैं और इन समय फूड ऑब्टेन होता है, तो ये एक्वाकल्चर में इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि इसे हम वाटर से यूज ले रहे हैं, पानी में मिलता है और इसको हम फूड के लिए प्रोड्यूस करते हैं, यानी फूड के लिए हम इसको पानी में कल्चर इसकी करते हैं। कल्चर का मतलब है एक बहुत बड़े पॉन्ड में फिश को हम रख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जब हम जरूरत हमें फूड की होगी हम फिश को वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में आ गया है प्रॉन्स। प्रॉन्स जो होते हैं ये जनरल लैंग्वेज में इसको प्रॉन फिश या झींगा मछली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये फिश नहीं होते, ये आर्थ्रोपोडा होते हैं। ये भी सी फूड होते हैं, यानी कि इनसे भी फूड मिलता है हमें, इनको समुद्र से ऑब्टेन किया जाता है और इनकी भी कल्चरिंग की जा सकती है, जिससे हमारी फूड रिसोर्सेज या फूड की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद में आता है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म जो होता है, सिल्क वर्म एक इंसेक्ट होता है, मोथ जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये सिल्क, ये एडल्ट मोथ है। ये जो है मलबेरी की जो लीव्स होती है उस पे इसकी जो फीमेल होती है वो अपने एग्स को ले करती है। तो ये कहाँ पे रह रहा है? ये रह रहा है लीव्स के ऊपर। अब आप समझ गए होंगे कि हमने एक्वाकल्चर की बात की है, एक्वेटिक एनिमल्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी कल्चरिंग कर रहे हैं, और बात ऑप्शन आ गया सी जिसमें हम बात करें सिल्क वर्म की, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ।
सिल्क वर्म के बारे में। सिल्क वर्म की जो फीमेल होती है वो मलबेरी की जो लीफ होती है उसके ऊपर अपने एग्स को ले करती है। एग्स को जब वो ले करती है तो वहाँ पर ये लीव्स को खाता है और ये चेंज हो जाता है कैटरपिलर लार्वा में। कैटरपिलर जो लार्वा होता है अपनी हेड को स्पिन करता रहता है और स्पिन करते करते अपने चारों तरफ बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स को जमा कर लेता है। अब जो प्रोटीन फाइबर्स जमा हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको बोलते हैं कोकून। कोकून से जो ये प्यूपा होता है, अब ये जो कैटरपिलर है वो चेंज हो चुका है प्यूपा की फॉर्म में। प्यूपा कोकून के अंदर रहता है। कोकून से जब प्यूपा निकल जाता है तो ये एडल्ट मोथ के रूप में निकलता है और ये जो कोकून हमें मिल जाता है यहाँ से, इस कोकून को सिल्क फाइबर्स बोलते हैं। इसी कोकून से हमें सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं। तो अपने यहाँ पे देखा है कि जो सिल्क वर्म है इसकी भी हम कल्चरिंग करते हैं, यानी कि ये जो एडल्ट मोथ है इसको हम कल्चर करते हैं सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन इसकी कल्चरिंग कहाँ पे की जाएगी? मलबेरी लीफ के ऊपर। वाटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। शेल फिशरी यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे लॉबस्टर्स हो गए, तो इन एनिमल्स का यूज हम किया जाता है फूड के लिए। सी फूड की फॉर्म में इनका भी यूज किया जाता है। ये भी एक्वेटिक होते हैं। लॉबस्टर हो गए और एक क्रैब्स हो गए, तो उन सबको जितने भी शेल्ड एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादातर क्रस्टेशियंस होते हैं, इनको फूड के लिए कल्चरिंग इनकी की जाती है। ये भी एक्वाकल्चर में इंक्लूडेड है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, सिल्क वर्म। क्योंकि सिल्क वर्म को हम एक्वाकल्चर में इंक्लूड नहीं करते, यानी वाटर में इनको हम किसी भी तरह से ग्रो नहीं करते, इनको हम ग्रो करते हैं लीव्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की जो इकोलॉजी है उसको आप क्या कहेंगे? तो इकोलॉजी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी क्या होती है। एक यहाँ पर छोटा सा हम ग्राफ बनाएंगे। इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ ह्यूमन बींग्स, ये यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ ह्यूमंस यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी हैं और यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं और यहाँ पर ये कुछ एनिमल्स हैं। ये हो गया हमारा एनिमल। एक और एनिमल बना लेते हैं। ये कुछ एनिमल्स प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और ये ये जो बाहर की लेयर ये प्रेजेंट है, ये एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, यानी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ये है इनका आउटर एनवायरनमेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि इसी एनवायरनमेंट में रह करके अपने सारी की सारी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। बैक्टीरिया को अपने लिए जो वेस्ट मटेरियल है जो उसको डिके करने के लिए चाहिए वो भी एनवायरनमेंट से मिल रहा है। प्लांट्स को अपने फूड बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो एनवायरनमेंट से मिल रहा है और हमें भी सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से ही मिलती है। तो जो हमारी इंटरेक्शन है वो एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली चलती रहती है। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the interaction of with environment is called ecology। ठीक है, यहां तक हम समझ गए इकोलॉजी किसको कहा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ उसको तो हमने कह दिया इकोलॉजी। अब एक पॉपुलेशन की जो इंटरेक्शन हो रही है एनवायरनमेंट के साथ उसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है ऑटिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी इकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर एक पार्टिकुलर स्पीसीज का एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन है वो स्टडी करते हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, ये ह्यूमन बींग्स की ये स्पीसीज प्रेजेंट है यहाँ पर, इनका इस एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन है जिस ब्रांच के अंदर हम वो स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे ऑटिकोलॉजी। तो ऑटिकोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा सिनिकोलॉजी, ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन आ गया सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी विद एनवायरनमेंट, यानी कि ये एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर स्पीसीज की हमने स्टडी की थी तो हमने ऑटिकोलॉजी का। अब एक हम पूरी कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कम्युनिटी हमारे पास उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया एक साथ रह रहे हैं, वे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब इस तरह से जो ये रह रहे हैं यानी कि एनिमल्स प्लांट के ऊपर डिपेंड है, अब प्लांट्स का डीके होगा तो बैक्टीरिया करेगा, इस तरह से ये इंटरडिपेंडेंट है चारों के तीनों एक दूसरे के साथ। तो वो ब्रांच इकोलॉजी की जिसके अंदर हम एक कम्युनिटी की इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ में उसको हम कहते हैं सिनिकोलॉजी। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कम्युनिटी की इंटरेक्शन को, सेकेंड ऑप्शन में हमने पढ़ा है कम्युनिटी की इंटरेक्शन को, ऑटिकोलॉजी में हमने पढ़ा है एक स्पीसीज की इंटरेक्शन को। थर्ड ऑप्शन है हमारा इकोटाइप। इकोटाइप का यहाँ पर
इंटरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इको टाइप का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो एक पार्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में पूरी तरह से अडेप्टेड हो चुका है और वो उसी में रहने का आदी है, उसको हम इको टाइप कहते हैं। जैसे कि ये ह्यूमन बींग्स यहाँ पर प्रेजेंट है और मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती हैं और यहाँ पर जो ये ह्यूमन बींग्स है इस अर्थ के इस पार्ट पर बहुत तेज समर पड़ती है। तो अगर इनको विंटर में से समर वाले पार्ट में ले जाया जाएगा तो वहां पर रहना इनके लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये अडेप्टेड है पूरी तरह से इस पार्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए। तो एक पार्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अडेप्टेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं हम उसको इको टाइप्स कहते हैं। तो ये हो गए अडेप्टेड फॉर, यानी कि जो इंडिविजुअल्स एक पार्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अडेप्टेड है उनको कहते हैं हम इको टाइप। फोर्थ ऑप्शन आ गया हमारा डीम इकोलॉजी, यानी कि डीम का मतलब होता है पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन का जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है हम उसको डीम इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर एक पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर एक कम्युनिटी ये प्रेजेंट है, एक अलग से कम्युनिटी ये है और एक ये ह्यूमंस है। तो इनकी पूरी की पूरी जो ये पॉपुलेशंस प्रेजेंट है ये जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन क्रिएट करेंगी उस ब्रांच को हम कहेंगे डीम इकोलॉजी। हमारा क्वेश्चन भी ये था, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी पॉपुलेशन की जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है उसको आप क्या कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डीम इकोलॉजी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है इडेफोलॉजी इज, यानी कि इडेफोलॉजी क्या है। इडेफोलॉजी जो होती है वो सोइल की स्टडी होती है और सोइल की जो इंटरेक्शन होती है उसके अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उनकी स्टडी हम इडेफोलॉजी में करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं हम उनको चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए मैचिंग है। स्टडी ऑफ एलिफेंट्स, ये ऑप्शन सही नहीं है। स्टडी ऑफ स्नेक्स, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन सही है। इनमें से कोई भी इडेफोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज, यानी कि जूलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फिश के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंदर हम स्नेक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी herpetology is the branch of zoology in which we study about snake. Ichthyology is the branch of biology in which we study about fish. Mammalogy is the branch of biology in which we study about mammals. And ornithology is the branch of zoology in which we study about birds. तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। जूलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम फिश के बारे में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है इक्थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है। इसमें पूछ रहा है साइंस दैट डील्स विद द एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि वो साइंस जिसके अंदर किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बाहरी रूप, रंग, कलर किस तरह का है, क्या उसकी संरचना है, उन सब चीजों को और अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो कहाँ पर किस पोजीशन में प्रेजेंट है उन सबको आप किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया इकोलॉजी। इकोलॉजी गलत है क्योंकि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद एनवायरनमेंट, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रेम्ड फॉर द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ इंडिविजुअल, यानी उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी जो बना है ये मॉर्फ से बना है, या पहले पढ़ चुके हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मॉर्फ्स कहा जाता है क्योंकि उनकी जो आउटर फॉर्म होते हैं वो डेफिनेट होती है। नॉन लिविंग बींग्स को एमोर्फस कहा जाता है क्योंकि इनकी जो शेप साइज होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। और जिस ब्रांच के अंदर हम पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स या बॉडी की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के 10 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इन 10 क्वेश्चंस के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।